अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं देश विदेश में। इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाइयाँ हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज बात करते हैं बड़ी अहम खबरों पर। जी हाँ, इस वक्त अब बाकायदा अपील की जा रही है कि मदरसे, रज़ा एकेडमी और PFI, इन तीनों पर पाबंदी लगाई जाए। बड़ी अहम खबर है और आप अगर अहले ईमान हैं तो आपको इस खबर को पूरी सुनना चाहिए और आपको शेयर भी करना चाहिए ताकि आपको पता चले कि मुल्क में क्या हालात हो रहे हैं। और सिर्फ अहले ईमान की बात नहीं करूँगा, मैं तो अब ये भी कहूँगा कि आप इस मुल्क के अगर सच्चे वफादार हैं, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो, इस खबर को पूरा सुनना चाहिए ताकि आपको, हमको, सबको पता चले कि मुल्क में गेम क्या चल रहा है और मुल्क को, इस प्यारे मुल्क को किस दिशा में ले जाया जा रहा है। चलिए आइए बात करते हैं। आप जानते हैं कि हमारे महाराष्ट्र की एक सांसद है नवनीत राणा जी, अमरावती महाराष्ट्र की रहने वाली है नवनीत राणा। इन्होंने बाकायदा उस वक़्त ये ज़्यादा फेमस हुई थी, पब्लिसिटी में आई थी, एक लीडर है अमरावती की नवनीत राणा, और मुसलमानों ने बाकायदा बड़ी मोहब्बतों के साथ इनको जिताया था क्योंकि उनसे कुछ उम्मीदें मुसलमानों को लगी हुई थी। अब यही नवनीत राणा उस वक़्त फेमस हुई थी जब ये भी कुछ थोड़ा सा बड़ा फ़ायदा हासिल करना चाहती थी और महाराष्ट्र के माहौल को ख़राब करने में बड़ा किरदार इन्होंने अदा किया था। और अमरावती से मुंबई चले आई थी हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए क्योंकि उनके घर में हनुमान चालीसा पढ़ने को जगह नहीं थी। तो महाराष्ट्र की जो हुकूमत गिरी है और महाराष्ट्र में जो माहौल ख़राब हुआ है और महाराष्ट्र में जो हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैली है, तो लोग कहते हैं कि इन मोहतरमा का बड़ा हाथ था, नवनीत राणा का बड़ा हाथ था। महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमानों में हनुमान चालीसा पढ़कर नफरतें फैलाने में और महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने में भी मोहतरमा ने बड़ी कोशिशें की और कामयाबी भी मिली है। तो लोग कह रहे हैं कि अब मोहतरमा को बीजेपी, शिंदे और फडणवीस हुकूमत और बीजेपी हुकूमत के बाद बनने के बाद अब मोहतरमा नवनीत राणा को, जाहिर बात है, इनाम की हकदार भी है। इतनी बेचारी ने मेहनत की, हनुमान चालीसा बम्बई में आकर पढ़ने की कोशिश की, फिर जेल गई, केसेस बने, काफ़ी तकलीफें उसने बीजेपी के लिए उठाई, तो बीजेपी इनाम भी ज़रूर देगी। लेकिन खैर खबर आ रही है कि नवनीत राणा को किसी मुसलमान खैर खां ने ख़त लिखा। कहा जा रहा है कि ख़त लिखा मुसलमान खैर खां ने कि मोहतरमा आप थोड़ा संभल कर रहे हैं, आप अमरावती आई है, आप थोड़ा संभल कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोग आपका पीछा कर रहे हैं। और उस खत लिखने वाले ने यह भी लिखा कि आप बहुत अच्छी औरत है, आपने मेरी बहुत हेल्प की है, मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, आपने मेरा ट्रांसफ़र करवाया था और कोरोना में मेरे फादर की भी आपने बहुत हेल्प की थी। मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग जो है राजस्थान बॉर्डर से अमरावती आए हैं और मुझे ये जानकारी मिली कि वो लोग आपके घर पर भी गए थे। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपके साथ कुछ अनहोनी न हो।
आप इसी तरह बड़े से बड़े पद पर जाए। खुदा हाफिज। कितना प्यारा खत है। तो जाहिर बात है कि नवनीत राणा को यह खत आया, तो अब इस खत को बुनियाद बनाकर भारतीय जनता पार्टी के एक मेंबर पार्लियामेंट है अनिल बोंडे, इन्होंने मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश की और मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश करते हुए ये कहा कि रजा एकेडमी और पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इन दोनों पर पाबंदी लगाई जाए। पीएफआई को तो फिलहाल अभी चारों तरफ से घेरा जा रहा है और हर जगह फिलहाल अभी पीएफआई का नंबर है, जबकि बिहार के एक नेता है, उभरते हुए नेता है नजरे आलम ने कहा है कि 2024 के लिए पीएफआई को इस्तेमाल किया जा रहा है और पीएफआई को बदनाम करके या पीएफआई को इस्तेमाल करके हिंदू मुसलमान करने में बीजेपी कामयाब होने की कोशिश कर रही है। यानी पीएफआई को फिलहाल अभी हिजाब वगैरह का मुद्दा भी खत्म हो गया तो अच्छा मुद्दा है पीएफआई को जगह जगह छोड़ा जाए पीएफआई को और उसके जरिए से इलेक्शन जीता जाए, ऐसा नजरे आलम बिहार के एक उभरते हुए नेता है, बेदारी कारवां के लीडर है। उन्होंने सीधा बीजेपी पर यह इल्जाम लगाया है कि बीजेपी पीएफआई को इस्तेमाल कर रही है। वहीं पर इंडिया टुडे मीडिया तो बैठी हुई है, माशाल्लाह हमारे मुल्क की मीडिया, जिसे कुछ गोदी मीडिया कहते हैं और कुछ लोग उन्हें आतंकी मीडिया कहते हैं, कुछ लोग उन्हें बाकायदा दलाल मीडिया कहते हैं। सत्ता की गोद में बैठकर मुसलमानों और हिंदुओं में नफरतें फैलाने का सबसे बड़ा काम यही लोग करते हैं। तो अब पीएफआई ने, इंडिया टुडे ने भी पीएफआई को बदनाम करने के लिए एक रिपोर्ट बनाई। तो पीएफआई के लीडरों ने कहा कि ये एकदम अहमकाना और बेवकूफ़ी वाली रिपोर्ट है और जिस तरीके से इंडिया टुडे ने कहा है इसको ये भारी पड़ेगा साबित करना, क्योंकि पीएफआई ने कहा है कि हम किसी से डरते वरते नहीं हैं, हमें अपने संविधान, हमें अपनी जमहूरियत पर पूरा यकीन है और हम इंडिया टुडे को भी घेरेंगे कानूनी तरीके से। और पीएफआई पर से जब मीडिया वाले इंटरव्यू ले रहे हैं तो उनके जनरल सेक्रेटरी बड़े धोखधोक अंदाज में कह रहे हैं कि अजीब बात है, मुल्क की आरएसएस एक ऐसी तंजीम है जिसने कभी मुल्क की भलाई का काम नहीं किया और जो ऐसी शरारती तंजीम है कि जिस पर मुल्क में 2-3 बार बैन लग चुका है, तो बैन तो उस पर लगना चाहिए। और वो तो खुलकर ये कह रहे जनरल सेक्रेटरी पीएफआई के, तो हमारा तो कोई आज तक के सबूत के साथ बता दो, बदमाशी और शैतानी हरकत मत करो, सबूत के साथ बता दो कि कई हमारा पीएफआई का कोई नुमाइंदा किसी दहशतगर्द तंजीम के साथ या दहशतगर्दी करते हुए पकड़ा गया हो, सबूत के साथ बताओ। वरना तुम इल्जाम लगाने में और शैतानी हरकत करने में, मुल्क में नफरतें फैलाने में मीडिया भी माहिर है और बीजेपी भी माहिर है। तो उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस और संघ परिवार जो मुल्क के दुश्मन लोग हैं, वो मुल्क में हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैलाने के लिए बाकायदा ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और नजरे आलम ने कहा कि अभी फिलहाल 2024 का इलेक्शन जीतने के लिए बीजेपी पीएफआई को निशाना बना रही है और पीएफआई को निशाना बनाकर हिंदू मुसलमान करने की नापाक कोशिश कर रही है बीजेपी। जी हां, तो अब पीएफआई पर भी पाबंदी की मांग हो रही है, रजा एकेडमी पर भी पाबंदी की मांग हो रही है। यानी हिंदू मुसलमान नफरतें फैलाने का बड़ा प्लान बन चुका है। फिर अब जनाब यही नहीं बल्कि एक बीजेपी के लीडर है, इन्होंने तो और घटिया हरकत करते हुए, सीटी रवि बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर मदरसों पर पाबंदी आयद की जाए, क्योंकि इन मदरसों में कम उम्र में ही मजहब के नाम पर बच्चों में शिद्दत पसंदी, कट्टरपंथी घुसाई जा रही है। जी हाँ, तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के इस नेशनल जनरल सेक्रेटरी को मदरसे में दाखिल किया जाए, 2-3 साल 5 साल इसको आलिमियत की डिग्री इसको दी जाए, इसको मदरसे में पढ़ाया जाए, वहीं का मदरसों का खिलाया जाए, तब जाकर इसको पता चलेगा कि इन्हीं मदरसों से इस मुल्क को आज़ाद करने वाले पैदा हुए थे। जी हाँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इन्हीं मदरसों की देन है। तहरीक रेशमी रुमाल जो इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए चली थी, वो सारे मुल्ला इन्हीं मदरसों से पैदा हुए थे जिन्होंने अंग्रेजों को भगाया था। तो अब जो अंग्रेजों की औलाद है,
अंग्रेजों को भी मदरसों से और मुल्लाओं से डर था। तो उन्हीं लोगों को लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर इनके बयान के बाद कि जो अंग्रेजों की औलाद है उनको मदरसों से और मुल्लाओं से डर लगता है, क्योंकि मदरसों ने और मुल्लाओं ने हमेशा मुल्क को बचाने की कोशिश की है। और मुल्क में जब भी कोई जालिम कब्जा करता है तो मुल्ला और मदरसे उन जालिमों को हटाकर मुल्क को बचाने की और मुल्क में अमन चैन सुकून लाने की कोशिश करते हैं। तो खैर, बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी सीटी रवि, इन्होंने मदरसों पर पाबंदी लगाने की बात की, लेकिन कमाल की बात है, मुल्क में अच्छे हिंदुओं की कमी नहीं है। जी हां, और अब मैं जो जुमला कह रहा हूं आगे देखना, कि आसाम के डीजीपी है जिन्होंने गोया कि बीजेपी के इन लीडरों को जूता मारा। आसाम के डीजीपी ने कहा कि मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता है और कुरान जिहाद नहीं, भाईचारे, दोस्ती का पैगाम देता है। असम के डीजीपी का जुमला है ये, जो बीजेपी के इन लीडरों पर जो घटिया किस्म की राजनीति करके यहां मुल्क में हिंदू मुस्लिम करके नफरतों का कारोबार चला रहे हैं, इन पर गोया कि आसाम के डीजीपी ने इनको जूता मारते हुए कहा है कि कुरान जो मदरसों में पढ़ाया जाता है, क्योंकि मदरसों का बेसिक जो एजुकेशन है वो कुरान है और कुरान ही उसकी पूरे सिलेबस का यूं समझिए कि असल है। तो बीजेपी आसाम के डीजीपी ने कहा है कि कुरान जिहाद नहीं, भाईचारे और दोस्ती की तालीम देता है। तो खैर जनाब, अब मुल्क में 2024 का इलेक्शन आ रहा है। जैसे राहत इंदौरी ने कहा था कि जब भी इलेक्शन आता है तो कश्मीर बॉर्डर, पाकिस्तान, ये बॉर्डर पर जो है धमाके शुरू हो जाते हैं। तो अब 2024 का इलेक्शन आ रहा है तो मुल्क में ऐसे धमाके आते रहेंगे और बाकायदा कुछ लोगों को इस्तेमाल किया जाता रहेगा जो ऐसे बयानात दें कि इस पर पाबंदी लगाओ, उस पर पाबंदी लगाओ, मदरसों पर पाबंदी लगाओ, कुरान की आयतें निकालो, ये करो वो करो। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें मुल्क की जनता को समझना चाहिए और मुल्क की जनता को ये समझना चाहिए कि अभी पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टियां चाह रही है कि महंगाई पर बात करो ना, लेकिन नहीं होने दी जा रही है, नहीं होने दी जा रही। तो मुल्क और जनता के अवाम के मुद्दों पर पार्लियामेंट में भी बहस नहीं होने दी जा रही है और जो रखेल मीडिया है वो तो बाकायदा इन पर बहस कर ही नहीं रही है। उनको भी लगा दिया गया है कि तुम कश्मीर फाइल, हिंदू मुस्लिम, पीएफआई, मदरसे, हृदय एकेडमी, इन पर बहस चलने दो और हिंदू मुसलमानों में जितना जहर घोल सकते हैं घोलो। जी हाँ, तो अब 2024 का इलेक्शन आ रहा है। मैं प्यारे हिंदू भाइयों से भी कहूँगा कि अपने आप को संभालें, अपने मुल्क को संभालें, अपनी फैमिली को संभालें, क्योंकि इलेक्शन करीब आ रहा है और ये सारे बयानात और ये खबरें बता रही है कि इलेक्शन के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। और अब हमारे जीतने वाली पार्टियां जो है विकास के मुद्दों पर बात नहीं करेगी, क्योंकि विकास होने वाला है नहीं, तो विकास के मुद्दों पर बात नहीं होगी। मदरसा, कुरान, जिहाद, लव जिहाद, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, ज्ञानवापी, शिवलिंग, ये सारी गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। तो अपने आप को भी बचाना है और अपने इस प्यारे देश को भी बचाना है और इन लोगों की घटिया राजनीति को हमको समझना बहुत ज़रूरी है।